डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन अर्थात एलेलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत एक जीन के दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन के परिणाम हमने देखे थे। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन है, इसके अंतर्गत दो डिफरेंट लोकस पर स्थित दो डिफरेंट जीन्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन की क्रिया को इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार गैमीट फॉर्मेशन के दौरान प्रत्येक एलील स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है तथा एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील के लक्षण को प्रभावित नहीं करता। मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान प्लांट्स में 9:3:3:1 की रेशो के रूप में प्राप्त किया, परंतु वर्तमान में कुछ ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, अर्थात दो जीन्स के बीच में आपस में पारस्परिक क्रिया अर्थात जीन इंटरेक्शन की क्रिया होती है, जिसके कारण डाई हाइब्रिड क्रॉस में सामान्यतः प्राप्त 9:3:3:1 पूर्ण रूप से विचलित हो जाता है। विभिन्न प्राणियों एवं पादपों में डिफरेंट टाइप की जीन इंटरेक्शन की क्रिया पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स अर्थात संपूरक जीन्स। संपूरक जीन वो जीन्स होते हैं जो डिफरेंट लोकस पर स्थित होते हैं और उनके बीच में जीन इंटरेक्शन के दौरान एक ही लक्षण पर फोकस होता है, अर्थात दो डिफरेंट लोकस पर स्थित डिफरेंट जीन्स मिलकर एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, लेकिन किसी भी एक जीन की अनुपस्थिति में कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता। अर्थात प्रभावी लक्षण की प्रदर्शन के लिए दोनों प्रभावी जीनों का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस प्रकार दो डिफरेंट लोकस पर स्थित दोनों डिफरेंट जीन्स जब मिलकर एक ही लक्षण को अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तो ऐसे जीन्स कंप्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेथाइरस ओडोरेटस, जिसे कि हिंदी में स्वीट मटर, स्वीट पी भी कहते हैं। लेथाइरस ओडोरेटस में फ्लावर का पर्पल कलर दो डिफरेंट जीन के डिफरेंट प्रभावी एलील अर्थात कैपिटल सी एवं कैपिटल पी पर निर्भर करता है। ये दोनों प्रभावी डिफरेंट एलील मिलकर एंथोसाइनिन अर्थात पर्पल कलर का निर्माण करते हैं। यह एंथोसाइनिन का निर्माण दो डिफरेंट स्टेप में होता है। प्रत्येक स्टेप का नियंत्रण डिफरेंट जीन का प्रभावी एलील करता है, जैसा कि रिएक्शन में दर्शाया गया है, जिसमें प्रथम स्टेप में प्रीकर्सर ए, प्रीकर्सर बी अर्थात क्रोमोजन में जीन सी के प्रभावी एलील सी के कारण परिवर्तित होता है और यह क्रोमोजन अर्थात प्रीकर्सर बी दूसरे लोकस पर स्थित प्रभावी जीन के प्रभावी एलील कैपिटल पी के कारण एंथोसाइनिन में बदल जाता है। अगर सपोज बात करें कि पहले स्टेप में कैपिटल सी
अर्थात प्रभावी एलील अनुपस्थित है तो प्रीकर्सर बी अर्थात क्रोमोजोम का निर्माण नहीं होगा। अगर दूसरे स्टेप में प्रभावी एलील कैपिटल पी अनुपस्थित है तो प्रीकर्सर बी अर्थात क्रोमोजोम तो बन जाएगा, परंतु एंथोसाइनिन अर्थात पिगमेंट का निर्माण नहीं होगा। तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एंथोसाइनिन अर्थात पर्पल फूलों के पर्पल रंग के लिए दोनों जीन्स के प्रभावी एलील अर्थात कैपिटल सी एवं कैपिटल पी जिम्मेवार हैं। अगर दोनों प्रभावी रूप से प्रकट होंगे, उपस्थित होंगे, तो ही फ्लावर में पर्पल रंग उत्पन्न होगा। और अगर दोनों में एक भी प्रभावी जीन अनुपस्थित रहता है तो फूलों का रंग सफ़ेद पाया जाएगा। बेटसन ने जब दो वाइट फ्लावर अर्थात कैपिटल सी स्मॉल पी एवं दूसरे वाइट फ्लावर स्मॉल सी कैपिटल पी के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में पर्पल फ्लावर वाले पौधे उत्पन्न हुए। जब पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स के गैमीट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन तो F2 जनरेशन में दो प्रकार के फ्लावर वाले प्लांट्स उत्पन्न हुए, जिसमें 9 प्लांट्स पर्पल फूलों वाले व 7 प्लांट वाइट फ्लावर वाले उत्पन्न हुए, जैसा कि दी गई सारणी में दर्शाया गया है। वाइट फ्लावर की उत्पत्ति दोनों प्रभावी एलील में एक एलील की अनुपस्थिति के कारण होती है। इससे सिद्ध होता है कि यह जीन आपस में इंटरेक्शन द्वारा 9:7 के अनुपात में रिजल्ट अर्थात परिणाम देता है, जो कि मेंडल के 9:3:3:1 के बिल्कुल उलट होते हैं। सेकंड प्रकार है सप्लीमेंट्री जीन अर्थात पूरक जीन। अगर इस प्रकार के जीन को परिभाषित किया जाए, जो कि नीचे दिखाई दे रही है, इस प्रकार की क्रिया में अर्थात इस प्रकार के जीन इंटरेक्शन में एक प्रभावी जीन अपने आप को प्रदर्शित करता है, चाहे दूसरा प्रभावी जीन उपस्थित हो या अनुपस्थित हो। लेकिन दूसरा प्रभावी जीन पहले जीन की उपस्थिति में ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के जीन को सप्लीमेंट्री जीन अर्थात पूरक जीन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल रैट में कोट कलर है, जैसा कि क्रॉस में दर्शाया गया है। जब ब्लैक रैट त्वचा वाले रैट को एल्बिनो स्किन वाले रैट से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में अगोटी त्वचा वाले रैट उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि दोनों डिफरेंट जीन के डोमिनेंट एलील दिखाए गए हैं, अर्थात कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। जब अगोटी कॉन्फ़िगरेशन वाले रैट के गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब 4 प्रकार के गैमीट उत्पन्न होते हैं तो इनमें जब सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में 3 प्रकार की त्वचा वाले रैट उत्पन्न होते हैं, जिनमें अगोटी कलर 9, जिनमें दोनों प्रभावी एलील उपस्थित हैं, ब्लैक 3 होते हैं, जिसमें कैपिटल C प्रेजेंट है, जबकि ए स्मॉल अवस्था में अर्थात अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है, और 4 एल्बिनो त्वचा वाले रैट उत्पन्न होते हैं, जिनमें कैपिटल सी अनुपस्थित होता है। थर्ड है
डुप्लीकेट जीन अर्थात द्विक जीन। जब डिफरेंट लोकस पर स्थित दो डिफरेंट जीन के प्रभावी विकल्प मिलकर अथवा एकल रूप में एक ही लक्षण का नियंत्रित करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक जीन समान रूप से लक्षण को प्रकट करने में समर्थ होता है, चाहे वो एकल रूप में हो चाहे वो डुप्लीकेट रूप में हो। इस प्रकार के जीन को डुप्लीकेट जीन कहते हैं। इस प्रकार की इंटरेक्शन ज़्यादातर प्लांट्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल, सेप्सेला जीनस जो कि एक खरपतवार घास होती है जिसका दूसरा नाम शेफर्ड पर्स है, उसमें शल ने यह पाया कि इसमें दो प्रकार के सीड कैप्सूल वाले प्लांट्स अर्थात खरपतवार पाई जाती हैं, जिसमें ट्राइएंगुलर तथा इलोंगेटेड त्रिकोणाकार एवं लंबे। सीड कोट कलर अर्थात सीड कैप्सूल का ट्राइएंगुलर कलर दो डिफरेंट जीन के प्रभावी विकल्प अर्थात कैपिटल टी एवं कैपिटल डी पर निर्भर करता है। जब ये दोनों विकल्प संयुक्त रूप में उपस्थित हो अथवा एकल रूप में उपस्थित हो तो ट्राइएंगुलर अर्थात त्रिकोणाकार लक्षण उपस्थित होगा। अप्रभावी लक्षण तभी उपस्थित होगा जब दोनों प्रभावी विकल्प अनुपस्थित हो। तो इस क्रॉस में जब ट्राइएंगुलर सीड कैप्सूल वाले प्लांट्स का क्रॉस इलोंगेटेड सीड वाले प्लांट से कराया गया तो F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स ट्राइएंगुलर थे। जब F1 जनरेशन के ट्राइएंगुलर प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो F2 जनरेशन में दो प्रकार के प्लांट ट्राइएंगुलर एवं इलोंगेटेड जो कि 15:1 रेशो में प्राप्त होते हैं। इलोंगेट जैसा कि दिखाया जा रहा है कि इलोंगेटेड लक्षण तभी उपस्थित हुआ जब दोनों प्रभावी विकल्प अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एपिस्टेसिस अर्थात प्रबलता। एपिस्टेसिस या प्रबलता उसे कहते हैं जब अलग अलग लोकस पर उपस्थित दो जीन एक ही लक्षण को इस प्रकार से प्रभावित करें कि एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है अर्थात इनहिबिट कर देता है या सप्रेस कर देता है, तो यह घटना एपिस्टेसिस कहलाती है। इस प्रकार की घटना में वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को सदमित करता है अर्थात रोकता है एपिस्टेटिक जीन कहलाता है तथा द्वितीय जीन अबल जीन अर्थात हाइपोस्टेटिक जीन कहलाता है। इस प्रकार की एपिस्टेसिस अर्थात प्रबलता एक जीन द्वारा दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोकना की घटना है। एपिस्टेसिस की क्रिया लॉ ऑफ डोमिनेंस से अर्थात प्रभाविता के नियम से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रभाविता के नियम के अंतर्गत एक जीन के दोनों विकल्प में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील की अभिव्यक्ति को रोकता है, जबकि एपिस्टेसिस में एक लोकस पर स्थित प्रभावी जीन दूसरे डिफरेंट लोकस पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जब एक जीन का प्रभावी एलील दूसरे जीन के एलील के प्रदर्शन को छिपा देता है तो इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग में जो वाइट कलर होता है यह डोमिनेंट एपिस्टेसिस का उदाहरण है। इस लक्षण में
प्रभावी जीन अर्थात कैपिटल ई जो कि कलर के निर्माण को रोकता है। कलर का निर्माण हाइपोस्टैटिक जीन अर्थात कैपिटल बी द्वारा होता है। जब वाइट डॉग कैपिटल बी कैपिटल आई का क्रॉस ब्राउन डॉग जो कि हाइपोस्टैटिक जीन है स्मॉल बी स्मॉल आई वाले डॉग से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी वाइट त्वचा वाले कुत्तों का जन्म होता है। जब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान F1 जनरेशन के सभी वाइट डॉग का आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में 12:3:1 में क्रमशः वाइट डॉग, ब्लैक डॉग एवं ब्राउन डॉग प्राप्त होते हैं। ब्लैक डॉग का लक्षण तभी प्रकट होता है जब कैपिटल आई एलील अनुपस्थित होता है, क्योंकि कैपिटल आई जो कि एपिस्टैटिक जीन है वह जब खुद उपस्थित होता है तब कैपिटल बी की अभिव्यक्ति को रोकता है। थैंक यू।